तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हाजिर हूँ आज एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से देख लो। और हम कुछ आज ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज हम एक ऐसे संगठन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, जो कि अभी चर्चा में आया है, इजराइल और ईरान के। तो थोड़ा सा इजराइल और ईरान के बारे जो मैं अभी वर्तमान की स्थिति चल रही है उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमने वियना समझौता 1961 की बात करने की बात की है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी देशों ने सर्वसम्मति से हस्ताक्षर किए थे। और इसके नियम क्या कहते हैं और क्या नियमों का उल्लंघन हो रहा है कि हुआ है, ये मतलब प्रत्यारोप एक दूसरे पे दोनों देश कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑपरेशन प्रॉमिस टू प्रॉमिस था ईरान का, वो उसने अपना ख़त्म कर दिया। उसने अपना बयान भी जारी किया कि मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया है और अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन इसी बीच अब जो बढ़िया युगों में रहता है हमेशा इजराइल, वो कहाँ मानने वाला है। उसने कहा कि क्योंकि पहले आपने समझौते का उल्लंघन किया है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसे संगठनों की दुहाई दी जाती है इन चीज़ों में कि जिससे दुनिया को अपनी ओर मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी ओर खींच सकें। क्योंकि जैसे जैसे ही अमेरिका का उस दिन जब हमला हुआ, अमेरिका का जैसे ही बयान आया, तो अमेरिका के जितने भी चाहने वाले देश या मतलब कह सकते पिछलग्गू देश हैं, जो G20 के सदस्य हैं, वो सब साथ में आ गए। सब ने मतलब भर भर के प्रतिक्रिया दी कि हम हमले की निंदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन चूंकि बात ये आती है कि ये हमला हुआ तो क्या वियना समझौता है, क्या वियना समझौता के तहत इसका उल्लंघन हुआ है? तो जी हाँ, वियना समझौता चूंकि 1961 एक यूएनओ की पहल थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल थी कि कॉन्सुलेट या एम्बेसी, जिसको हम दूतावास कह सकते हैं, दूतावास कहते हैं, उस पर हमला होना। जैसे हमारी एम्बेसी मान लीजिए अमेरिका में है, अगर हमारी एम्बेसी पे किसी ने अमेरिका में हमला किया तो वो हमला हम पे ही माना जाएगा। ये हर देश अपनी आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए हर देश ये मानेगा। चूंकि एम्बेसी पे हमला तो देश पे हमला, तो क्या हम बदले की भावना से ना कह के उसको आत्मरक्षा आत्मसम्मान के लिए हम उस पर बदल के आक्रमण कर सकते हैं? चूंकि वियना समझौता 1961 की धारा, जो कि उसमें आर्टिकल 51 है, 51 की धारा, कुल 51 आर्टिकल में से आर्टिकल 22 कहता है कि जो यहाँ पे दूतावास रहेंगे, जो राजनयिक रहेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी, वहाँ की गवर्नमेंट की होगी। जैसे वो अपने नागरिकों को विशेष तौर पे, जैसे बहुत अच्छे नागरिक होते हैं जो कहते हैं कि उच्च कोटि के नागरिक होते हैं, कोई मंत्री वगैरह, जैसे उनकी सुरक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेदारी दूतावासों की, एम्बेसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी करना सरकार का कर्तव्य है। और ये समझौते पर सर्वसम्मति सब देशों ने हस्ताक्षर किए। तो चूंकि हुआ क्या है यहाँ पे, जो ईरान और इजराइल का जो चल रहा है मामला, इसमें क्या चल रहा है कि ये हेड टू हेड खेल रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। चूँकि जैसे पहले सीरिया में दमिश्क में हमला किया इजराइल ने, तो उनका कहना है कि हमने वहाँ एम्बेसी पे हमला नहीं किया है, वहाँ पे जो संगठन था वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, हमने उस पर हमला किया है। अब ये आपके लोग वहाँ राजनयिक वगैरह क्या कर रहे थे, उनका ये कहना है। दूसरी बात आती है कि अगर दूतावास पे हमला, एम्बेसी पे हमला का देश पे हमला माना जाएगा, तो इससे पहले हमारे ऊपर भी हमला हो चुका है। उन्होंने की अपना तथ्य जो दिए हैं वो 1992 के दिए, क्योंकि अर्जेंटीना की एम्बेसी, अर्जेंटीना में एम्बेसी थी इजराइल की, तो उस पर हमला किया था ईरान ने हमला किया अर्जेंटीना में, वहाँ पे इजराइल की एम्बेसी थी। तो उन्होंने हवाला दिया उस चीज़ का कि हमारे ऊपर भी इससे पहले इसका अगर एम्बेसी पे हमला, अगर हमला माना जाएगा देश पे, तो हमारे ऊपर भी हमला हो चुका है। लेकिन वो जबकि अर्जेंटीना की अदालत ने भी दोषी माना ईरान को कि ईरान ने हमला किया है, ये तो पुष्टि हुई, जबकि हमारी तो पुष्टि भी नहीं हो रही है। बात ये भी तथ्य सही है। तो अगर मामला जैसे यहाँ पर पहले जो वर्तमान की स्थिति में देखें, तो मामला क्या बनता है कि उसने इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पे हमला किया, ठीक है। अब उसके बदले में
ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल के ऊपर बमबारी की बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मामला एक एक से बराबर हो गया, ऐसा मान सकते हैं। उसने पहले विकेट गिरा दिया, उसने बाद में विकेट गिरा दिया, मामला एक एक से बराबर। लेकिन अब नए नए हवाला दे के आया है चूंकि इजराइल की हमारे ऊपर पहले से पहले हमला हो चुका है, तो इसको अगर ये कहा जाए कि देश पे हमला है, तो फिर तो ये ईरान के ऊपर हमला करना ही चाहिए। बात ये आ जाती है। अब चूंकि वियना समझौता क्या है, वियना समझौता में ये हुआ था 1961 में, यूएनओ की एक पहल थी कि उसमें राजनयिकों की वगैरह जो सुरक्षा व्यवस्था है और देश के जो कर्तव्य हैं, जिस देश में मान लीजिए एम्बेसी वगैरह है, वहाँ के देश के कर्तव्य वो अपने खुद के नागरिकों की तरह इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, और अगर हमला होता है तो उसकी पूरी रक्षा करने का उसको अधिकार भी है और पूरी जिम्मेदारी भी है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 37 ये मामला बनते हैं। इसके बाद बात आती है कि अब मामला बराबरी का है, तो चूंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो सनकी टाइप का देश कह सकते हैं, जैसे पहले जर्मनी हुआ करता था, तो उसके मन में एकदम क्यूरियोसिटी रहती है किससे कब मौका मिले और ये सब हम किया जाए। और चूंकि मामला इनका नया नहीं है, मामला ऐसा है कि जैसे कह सकते हैं कि पहले ईरान ने हमास को भड़काया इजराइल के खिलाफ, ठीक है, उससे आक्रमण करवा दिया हमास से। इसके बाद उसने हिजबुल्ला को भड़काया, जो कि तालिबान लेबनान में बैठा हुआ है, हिजबुल्ला उस संगठन को भड़काया, उसने मतलब उस पर इजराइल पे आक्रमण किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से हो रही थी, जैसे कोल्ड वार हुआ है उस प्रकार से अभी तक अप्रत्यक्ष चीज़ें हो रही थी, लेकिन वर्तमान की स्थिति अब आमने सामने आ गई है। लेकिन अमेरिका के कहने पर, चूंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि आपको पता है हम लोग के जैसे सोचते हैं, अगर एक बार सोचे कि यार उनके बीच का मामला हम क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी कहा था इस चीज़ को, मैं कल जब सेशन ले रहा था, कि ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, मैंने कल ढेर सारे उदाहरण दिए थे, वर्तमान की स्थिति क्या बनी है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर कोई शेयर मार्केट को अगर जानता है तो वो तो समझेगा ही, थोड़ा बहुत जानता है तो वो भी समझ जाएगा, जो नहीं जानता तो मैं ये बता दूं उनको कि इस आक्रमण के बाद, इस हमले के बाद शेयर मार्केट बिल्कुल सहम गया है। ठीक है, शेयर मार्केट की जो स्थिति बनी है, जैसे ही सोमवार को ओपन हुआ तो 900 अंक लुढ़क गया, ठीक है, धड़ाम से नीचे चला गया। और पता है निवेशकों को कितने पैसे डूब गए इसमें, 500 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेशकों के डूब गए हैं। अब स्थिति क्या बनेगी, शेयर मार्केट के क्या हाल होंगे, ये सुचारू रूप से फिर से अपनी पटरी पे आएगा, कब तक आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये स्थिति बनती है, अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा जाती है। ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत जानता हो तो इस बात को समझेगा। अब वियना कन्वेंशन की हमने बात कर ली, और हमने बात कर ली है इनके जो बीच में अभी मामला चल रहा है, अभी तक डायरेक्ट बात नहीं हो रहा था, अभी तक आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, उसने उस पर करवा दिया, उसने उस पर करवा दिया, अब लेकिन डायरेक्ट मामला एक चलने लगा है। लेकिन चूंकि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं इस समय, तो अभी तो अमेरिका ने उसको मना कर रखा है। अब इस बात को इजराइल कब तक मानेगा कब तक नहीं मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं आज के मतलब अप्रैल के महत्वपूर्ण जो दिवस हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूँकि आज हम मना रहे हैं विश्व कला दिवस, और विश्व कला दिवस जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो इसके अलावा जो अप्रैल माह के जो प्रमुख दिवस हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमेशा परीक्षाओं में दिवस के रूप में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो, या तो उनकी थीम पूछ ली जाती है या उनके दिवस पूछ लिए जाते हैं, कौन सी तारीख को कौन सा दिवस था, या मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं कम से कम अप्रैल माह के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो नोट करते जाना, जो भी मैं दिवस बताऊं नोट करते जाना, रिवीजन करते जाना कि मतलब 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस और आरबीआई दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि खदानों में माइनिंग वगैरह होती है, तो मजदूरों को जागरूक करने के लिए उसके एवज में खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। समुद्र की क्या
मतलब महत्व है, महत्व को जानने के लिए ये समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और चूँकि 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, हाथ से जो शिल्प कला होती है, हाथों से निर्मित, जैसे हम कह सकते हैं हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को 1948। 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना, उसी दिन 7 अप्रैल को मतलब मनाया जाता है अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा हम बात करें CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 को विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, होम्योपैथी के जनक वो माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य दिवसों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस, हमारा अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, जो कि मैंने अभी एक सेशन भी लिया था 13 अप्रैल को। उसके बारे में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आपको आधुनिक काल की घटना और स्वतंत्र संग्राम की बहुत सारी घटनाओं के बारे में आप परिचित होंगे, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ये मैंने उस घटना के बारे में जब जिक्र किया तो प्रयास किया कि स्टूडेंट का जो, हमारे भाई बहनों के जो डाउट रहते हैं वो क्लियर से क्लियर हो जाएं। तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल हमने डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा की थी, मेरा सेशन उस पर भी था। और उनकी जीवन और जो संघर्ष था और उन्होंने किन किन चीज़ों की स्थापना की, कौन कौन सी पुस्तक लिखी, सब हमने उसमें विश्लेषण किया हुआ है, वो आप सेशन देख सकते हैं। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और 16 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाएगा। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, विश्व विरासत दिवस हमारा 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर 21 अप्रैल की बात करें तो सिविल सर्विस एग्जाम में जो होता है UPSC दिवस मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हर किसी को जानकारी होगी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह भी 24 अप्रैल से शुरू होता है, जो कि 1 सप्ताह चलता है। पृथ्वी दिवस के अलावा पंचायती राज दिवस के अलावा विश्व टीका सप्ताह उसी दिन शुरू होता है, यानी 24 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन एक मछली होती है, हर कोई जानता होगा। तो 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए, उस पर उसके महत्व को जानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, विश्व अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आज की दृष्टि से अगर हम देख लें तो, चूँकि ये अभी नया नया है तो इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है कोई भी एग्जाम हो। तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हो गए हमारे, ये आज अप्रैल माह के जो प्रमुख दिवस होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे, एक है UK होता है यूनाइटेड किंगडम की, अगर हम बात करें वही यूनाइटेड किंगडम जो हम कई सालों तक उसके गुलाम रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते। उसने अपनी एक लिस्ट जारी की है, उसने कहा है कि सबसे खतरनाक देश जो जिसमें यात्रा करना बहुत ही खतरनाक है, वो पहले नंबर पर कौन है। तो हमारे वही नालायक लड़के का नाम आया, इसलिए मैं प्रश्न लेके आया हूँ, ठीक है। यात्रा के लिए सबसे खतरनाक देश कौन सा है, तो इसमें पाकिस्तान का नाम आया। हमारे पश्चिम में देखते हैं अगर, तो बाएं कंधे पे बैठा हुआ है, नालायक लड़का है, रास्ता भटक गया है लेकिन साथ सही हो जाएगा, मेरा यही अनुमान रहता है और यही मतलब उसके प्रति रहते हैं पॉजिटिव। मैं सोचता हूँ कि नालायक है, बिगड़ गया, थोड़ा सा रास्ता भटक गया, आ जाएगा वापस, बाएं कंधे पे बैठा हुआ है। तो सबसे खतरनाक जो यात्रा करना, किस देश की सबसे खतरनाक यात्रा मानी जाएगी, तो ये पाकिस्तान की मानी जाएगी। किसके अनुसार, इंग्लैंड के अनुसार। आप इंग्लैंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन के जो ब्रिटेन एक ही चीज़ है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में अपने ऋषि सुनक भैया हैं, G20 के सदस्य हैं। अभी उनकी प्रतिक्रिया आई थी इस इजराइल और ईरान के बारे में जब ये बात हुई। पिछलग्गू देश है अमेरिका का, भले ही उसने पूरे दुनिया पर राज किया हो, लेकिन आज के समय में उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं है, फिर भी एक डेवलप कंट्री है।
और उन्होंने अपने देश को गुलाम भी रखा और काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी कुछ उसने दिया भी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा वहाँ की जो ब्रिटेन की अगर मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री मैंने बता दिया ऋषि सुनक हैं, और जो राजधानी है वो लंदन है ब्रिटेन की। और इसके अलावा 2023 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है, एक मतलब अनुमान के अनुसार एक तो इसमें लंदन का नाम आया है भीड़ भाड़ वाला शहर, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर 2023 का तो लंदन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि संस्मरण नाइफ लॉन्च किसने किया है। ये सलमान रुश्दी, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी, इन्होंने अपने जो किताबें लिखी है, बुक्स वगैरह, उनका संस्मरण पूरा इकट्ठा किया, उसका नाम रखा है नाइफ। तो नाइफ याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, नाइफ के बारे में पूछा जा सकता है प्रश्न। और नोट कर लीजिएगा कि नाइफ किसके संस्मरण है, तो ये सलमान रुश्दी का है, बहुत ही प्रख्यात और प्रचलित लेखक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इंडियन प्रीमियम लीग की आईपीएल, जो कि कल मैच थोड़ा सा मैंने देखा है, तो बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच में चल रहा था, जो कि अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हैदराबाद ने बना डाला। हालांकि पीछा करते हुए बेंगलुरु भी आसपास ही पहुंच गया था, लेकिन वो वहाँ जीत नहीं पाया, जीत आखिरकार हैदराबाद की हुई। उससे पहले मुंबई इंडियन का मैच था, और इसके अलावा किसका मैच था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस मैच में एक रिकॉर्ड बना है कि इंडियन प्रीमियम लीग में भारत की ओर से T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज, 500 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज, पहला बल्लेबाज कौन बना है, तो वो रोहित शर्मा है, जिन्होंने 500 छक्के लगा दिए हैं T20 में। भारत की तरफ से अगर बात करें तो सबसे पहले भारतीय रोहित शर्मा है। इसके अलावा अगर विश्व की बात करें तो इसमें क्रिस गेल पहले नंबर पे आते, जो 1000 से भी ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं T20 में। और उसके बाद कायरन पोलार्ड है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आंद्रे रसल आते हैं, जो कि तीनों ये वेस्ट इंडीज के हैं, क्रिस गेल और कायरन पोलार्ड और आंद्रे रसल। इसके अलावा कोलिन मुनरो हैं, जो कि न्यूजीलैंड के, चौथे नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे हमारे रोहित शर्मा, जो भारतीय टीम के कप्तान है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान है, ये 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं 500 छक्के लगाकर, और पहले भारतीय बने हैं 500 छक्के लगाने वाले T20 में। ये आईपीएल की चर्चा हो गई, और मैं इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा आपका जो उसमें ये कह सकते कुछ नहीं लगना है, आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मैं एक गांव का लेवल का व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। मैं जानता हूँ कि चकाचौंध की दुनिया में कौन ऐसे सेशन दिखता है, लेकिन जिसको वास्तव में ज्ञान चाहिए वो व्यक्ति देखेगा, वो लाइक करेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।